नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका। आधुनिक शासन प्रणालियों में ये माना जाता है कि शासन के 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक होता है कानून बनाने का, एक होता है कानून की व्याख्या करने का और एक होता है कानून को लागू करने का। कानून निर्माण का जो कार्य संस्था करती है वह व्यवस्थापिका कहलाती है। कानून की व्याख्या करने का काम जो संस्था करती है वह न्यायपालिका कहलाती है और कानून को लागू करने का जो कार्य करती है वह संस्था कार्यपालिका कहलाती है। तो इस प्रकार किसी भी शासन प्रणाली में शासन का वह अंग जो व्यवस्थापिका यानी संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, उसी संस्था को सामान्यतः कार्यपालिका कहा जाता है। सामान्यतः कार्यपालिका के 2 अर्थ बताए जाते हैं, संक्षिप्त और व्यापक। संक्षिप्त रूप में कार्यपालिका शासन के ढांचे के शीर्ष पर जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसे सामान्य भाषा में सरकार के नाम से भी जानते हैं, वही कार्यपालिका होती है। और व्यापक अर्थ में संपूर्ण शासन प्रशासनिक तंत्र को जो कि शासन के संचालन के लिए उत्तरदायी है, उसे व्यापक तौर पर सामूहिक तौर पर उसे ही कार्यपालिका कहा जाता है। अब अपन आगे चर्चा करेंगे कार्यपालिका के विभिन्न रूपों की। कार्यपालिका के पूरी दुनिया में कई रूप प्रचलित हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। पहला है संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका। प्राय संसदीय शासन प्रणालियों की जो कार्यपालिका होती है वही संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। संसदीय कार्यपालिकाओं की विशेषता ये होती है कि संसदीय कार्यपालिकाओं में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में घनिष्ठता से जुड़ी होती हैं और संसदीय कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के अंदर से होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसी प्रकार की कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। भारत, ब्रिटेन, जापान की जो कार्यपालिकाएं हैं वो संसदीय कार्यपालिका के ही उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका की। सामान्यतः अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जो कार्यपालिका होती है वो अध्यक्षीय कार्यपालिका कहलाती है और अध्यक्षीय कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका से एकदम विपरीत होती है। जहाँ संसदीय कार्यपालिकाओं में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जुड़ी होती है, वहीं अध्यक्षीय कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से पूरी तरह से पृथक होती है और वह व्यवस्थापिका के प्रभाव से, नियंत्रण से भी मुक्त है वो होती है। अध्यक्षीय कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका की कार्यपालिका है। कार्यपालिका का अगला रूप है एकल और बहुल कार्यपालिका। जहाँ शासन की शक्ति अंतिम तौर पर एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है वह एकल कार्यपालिका कहलाती है। दुनिया के अधिकांश देशों में एकल कार्यपालिका को अपनाया गया है। लेकिन जहाँ शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है तो वह कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका कहलाती है। बहुल कार्यपालिका का एकमात्र उदाहरण स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है। कार्यपालिका का अगला रूप है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। जहाँ कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो पैतृक या वंशानुगत आधार पर सत्ता को प्राप्त करता है तो वह वंशानुगत कार्यपालिका कहलाती है। और जहाँ तो कार्यपालिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है तो वह निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। दुनिया के कुछ देशों में को छोड़कर अधिकांश देशों में निर्वाचित कार्यपालिका को ये वो अपनाया गया है। ब्रिटेन का सम्राट, जापान का सम्राट आदि वंशानुगत कार्यपालिका के
उदाहरण। अब आगे अपन चर्चा करेंगे कार्यपालिका के कार्यों की, कि किसी भी शासन प्रणाली में कार्यपालिका क्या क्या काम करती है, कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो कार्यपालिका के कार्यों में सबसे पहला कार्य है कानूनों को लागू करना। यह कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह संसद या व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों को सख्ती से लागू करे और उन कानूनों की पालना जो है वो जनता से सुनिश्चित कराए। कार्यपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है शासन का संचालन करना। कार्यपालिका का ही एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह संपूर्ण राज्य में शासन का संचालन है वो करे। इसके लिए आवश्यक जितने भी कार्य हैं, चाहे वो पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का हो, चाहे उन पर नियंत्रण करने का हो, समस्त कार्य वही करते हैं। कार्यपालिका का अगला महत्वपूर्ण कार्य होता है देश में शांति, व्यवस्था और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण दायित्व है और यह सुरक्षा आंतरिक शत्रुओं से भी और बाहरी शत्रुओं से भी। देश में जो आंतरिक शत्रु समाज कंटक होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको सज़ा दिलवाना कार्यपालिका का दायित्व है। उनसे लोगों की सुरक्षा प्रदान करना कार्यपालिका का दायित्व है और विदेशी आक्रमणों से जनता की सुरक्षा करना भी कार्यपालिका का ही दायित्व है। इसलिए जो विदेशी आक्रमण से बचने के लिए सेना और से संबंधित समस्त कार्यों का संचालन जो है वो कार्यपालिका ही करती है। अब बात करते हैं अपन विधायी कार्यों की, यानी कानून निर्माण से संबंधित कार्य। यद्यपि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन व्यवस्थापिका यानी संसद के क्षेत्र में भी कार्यपालिका अनेक देशों में अनेक कार्य करती है। संसदीय व्यवस्थाओं में जहाँ होती है वहाँ संसद के अधिवेशन बुलाने स्थगित करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा है वो किया जाता है। इसके अलावा संसदीय व्यवस्थाएं जैसे भारत में, जापान में, ब्रिटेन में है, यहाँ संसद का जो निम्न सदन होता है उसको भंग करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा है वो किया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका के द्वारा ही विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं और संसद से पारित है वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा सामान्यतः तो संसद ही कानून बनाती है, लेकिन ऐसे समय जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून की आवश्यकता हो तो ऐसी परिस्थितियों में कार्यपालिका जो है वो प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से जो है वो अध्यादेश जारी है वो करती है। अगला जो कार्य है न्यायिक क्षेत्र में, कार्यपालिका का क्षेत्र अलग होता है, न्यायपालिका का अलग होता है, लेकिन अनेक देशों में न्यायिक क्षेत्र में भी कार्यपालिका अनेक कार्य करती है। कुछ देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अनेक देशों में न्यायपालिका के द्वारा सज़ा प्राप्त व्यक्तियों की सज़ा को माफ़ करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत, अमेरिका सहित अन्य अनेक देशों में सज़ा माफ़ी का दायित्व कार्य है वह भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र में भी कार्यपालिका अनेक कार्य करती है। वित्तीय क्षेत्र में कार्यपालिका का महत्वपूर्ण दायित्व होता है वह होता है वार्षिक बजट का निर्माण करना। कार्यपालिका अपने आगामी वर्ष के जो वित्तीय खर्चे के लिए बजट तैयार करती है, आय व्यय का लेखा तैयार करती है और वह उसे संसद से पारित है वो करवाती है। इसके अलावा संपूर्ण वित्तीय मामलों में वो नियंत्रण करने का कार्य करती है, देश के आर्थिक विकास की योजनाएं बनाती है और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। कार्यपालिका का अगला महत्वपूर्ण काम होता है वह होता है विदेश नीति का संचालन करना। हर देश की अपनी विदेश नीति होती है और विदेश नीति का निर्धारण और संचालन का दायित्व कार्यपालिका का ही है वो होता है। कार्यपालिका ही अपने देश की विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने देश की भूमिका है वो निश्चित करती है
कार्यपालिका ही विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय संधि करती है और संपूर्ण विदेशिक मामलों का संचालन और निगरानी का दायित्व कार्यपालिका का ही होता है। कार्यपालिका की अगली शक्ति होती है संकटकालीन शक्तियाँ, जिन्हें प्राय आपातकालीन शक्तियाँ भी कहा जाता है। किसी भी देश में कभी भी किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उन आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्राय हर देश के संविधान में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया जाता है और इन आपातकालीन शक्तियों का जो प्रयोग है प्राय हर देश में कार्यपालिका को ही सौंपा जाता है। तो संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग भी प्राय कार्यपालिका ही है वो करती है। तो ये हैं कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। अब आगे है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण। प्राय ये देखा गया है वर्तमान युग में कि कार्यपालिका की शक्तियों में जो है अत्यधिक वृद्धि हुई है और कार्यपालिका के जो समकक्ष अंग था व्यवस्थापिका, उसकी शक्तियों में कमी हुई है और आधुनिक समय में कार्यपालिका किसी भी राज्य में अधिकाधिक शक्तियों की नियामक बन गई। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण वर्तमान युग में कार्यपालिका की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है? तो कार्यपालिका की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए कई कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का एक बड़ा कारण है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय। पूर्व में राज्यों के द्वारा केवल सुरक्षा के कार्य किए जाते थे, लेकिन पिछली शताब्दी में जो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ, उसमें कहा गया कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक, पालने से लेकर अर्थी तक संपूर्ण दायित्व राज्य का होगा। राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, चिकित्सा उपलब्ध कराएगा और समस्त मानव जीवन को राहत देने वाले समस्त कार्य राज्य करेगा। तो इससे राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई और राज्य के जो कार्य बढ़े वो सभी कार्य कार्यपालिका को मिले। तो इस प्रकार राज्य के कार्यों में वृद्धि का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय को माना जाता है। राज्य कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि का एक बड़ा जो कारण है वो व्यवस्थापिका की अक्षमता को भी माना जाता है, जिसे सामान्यतः आधुनिक युग में व्यवस्थापिका के पतन के नाम से जाना जाता है। व्यवस्थापिका की अक्षमता के परिणाम स्वरूप कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि है वो हुई। कार्यपालिका की शक्तियों का एक बड़ा कारण माना जाता है राजनीतिक दलों के उदय को। प्राय आधुनिक सभी व्यवस्थाओं में शक्तिशाली राजनीतिक दलों का उदय हुआ है और राजनीतिक दलों में दलीय अनुशासन होता है और दलीय अनुशासन के आधार पर पूरी जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के अधीन है वो चली जाती है। जिस दल का बहुमत होता है उस दल का नेता राष्ट्राध्यक्ष होता है और चूंकि बहुमत है उसके दल का, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष जो बात कहता है अपने दल संसद में उसके जो दल के सदस्य होते हैं, दल के सदस्य सभी बात उसकी मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो दलीय अनुशासन के परिणाम स्वरूप व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के पूरी तरह से अधीन हो जाती है। अगला जो कारण माना जाता है वो संकटकालीन शक्तियों को भी माना जाता है। ये जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं ये चूँकि कार्यपालिका को प्राप्त होती हैं और संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका है वो किसी भी राज्य में सर्वा है वो बन जाती है। तो ये संकटकालीन शक्तियों का जो प्रावधान होता है इसके परिणाम स्वरूप भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि है वो हुई है। इसके अलावा शक्तिशाली नेतृत्व या नेता के उभार को भी जो है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का एक कारक है वो माना जाता है। प्राय अधिकांश देशों में जो सशक्त नेतृत्व की जो अवधारणा लोकप्रिय हुई है, जिसमें आम जनता ये चाहती है कि उनका नेता या शासक है वो शक्तिशाली हो। कोई भी किसी भी देश की जनता कमज़ोर शासक को पसंद नहीं करती और जनता खुद ये चाहती है कि उनका शासक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो वह शक्तिशाली हो। और चूंकि लोकतंत्र में जनता जैसा चाहती है वैसा ही होता है। तो इस शक्तिशाली नेतृत्व की जो अवधारणा है
इसके परिणाम स्वरूप भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई। तो यह है कार्यपालिका की शक्तियों में जो वृद्धि होने के कारण। धन्यवाद।